सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई और क्या हुआ यहाँ पे आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और इससे पहले मैं चंद दिन पहले शायद या 1 माह पहले बता चुका हूँ कि बर्लिन में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई थी। जाली पासपोर्ट, जाली ड्राइविंग लाइसेंस, फिरशैन यानी कि और इसी तरह और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए थे जिसमें जाली वीज़े और बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी की इतला भी थी। लेकिन अब ये सबसे बड़ा जो जर्मनी का शहर है वो बर्लिन है, बर्लिन। उसके बाद आता है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग पुलिस की कार्रवाई, जी हाँ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक दुशीज़ा भी है, 26 साल की, यूक्रेन की। एक और बंदा है वो भी यूक्रेन का है, 2 और लोग हैं, ये 4 ही गैर मुल्की हैं, अभी तक जो पकड़े हैं। और ये पुलिस ने जर्मनी का जो शहर हैम्बर्ग है, इसके मुख्तलिफ इलाके है, वहाँ पे छापे एक ही वक़्त में लगाए। और वहाँ से इन्होंने जाली पासपोर्ट, मेल्डिंग बेscheinigung, जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता है ये क्या चीज़ें होती हैं, और फिरशैन, और साथ-साथ इनसे जनाब तकरीबन 1,80,000 यूरो बरामद हुए। और ये जर्मन पासपोर्ट जो जाली बनते हैं, ये हैरानगी की बात है। कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं? आपने देखा होगा जो लोग भी जर्मनी में या यूरोप में रहते हैं कि वो पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें जो पेपरी कार्रवाई होती है उसके अलावा भी फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि जितनी क्वालिटी के साथ जर्मन पासपोर्ट तैयार किया जाता है, इतना आसान नहीं उसे कोई तस्वीर बदल लो, लेकिन ये पासपोर्ट ही जाली। लेकिन पुलिस का ख़्याल है कि अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी और कितने लोग पकड़े जाएँगे, ये जैसे-जैसे छापे पड़ेंगे, वैसे-वैसे आपको हम अपडेट देते जाएँगे। एक ज़माना था जब हम लोग जर्मनी आए थे कि इनको कोई जेलसाज़ी का पता नहीं था और ये बिल्कुल अच्छे और सादा लोग थे। लेकिन आज भी जो जर्मन है, वो दूसरों से फिर भी काफ़ी बेहतर है, वो गलत काम करने से पहले सोचते हैं। ये जो 4 लोग पकड़े गए, ये मैंने जिस तरह बताया 2 यूक्रेनी हैं, 2 शायद किसी और इसी यूक्रेन के आस-पास के मुल्क के हैं। और जो बर्लिन से पकड़े गए थे वो भी गैर मुल्की थे और उसमें हमारे जर्मन शामिल थे, ये भी मैं आपको बता दूँ। और यहाँ भी हो सकता है बाद में कुछ जर्मन आपको मिल जाए और मिलेगा ज़रूर, क्योंकि जब तक अंदर वाला बंदा ना साथ मिला हो, गेम पड़ती नहीं है। इससे पहले जर्मनी में एक औरत को पकड़ा था, वो पासपोर्ट ही जाली दे रही थी, रात था उसमें बैठी हुई थी। वो कहती थी मुझे पैसों की ज़रूरत है, फिर वो पकड़ी गई। तो ये हालात इस वक़्त जर्मनी में बने हुए हैं और जर्मन जो पासपोर्ट लिए जाते हैं, वो फिर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। तो यूरोप के दूसरे ममालिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालाँकि सिस्टम इनका एक ही है, मगर कहीं न कहीं फ़ायदा होता होगा तो ये लोग ये काम करते हैं। ये भी हो सकता है कि ऐसे नामों में ये पासपोर्ट जारी किए जाते हों, यानी कि या तो डबल नाम चल रहा हो या फिर कोई ऐसा हो कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके नाम पे बनते हों। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन-कौन सी ये गेम डालते हैं। अब यहाँ पे कोई सज़ाए मौत तो है नहीं, 5-10 साल जेल में रहेंगे, फिर छोड़ दिए जाएँगे। लेकिन जो सवाल है कि जर्मन लोगों ने जिन लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, उन्हें पनाह भी दी, उन्हें सहूलतें भी दी, वही लोग इनके मुल्क के दुश्मन हैं। ये मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने जर्मन कोई भी पेपर है फ़र्ज़ करें, जिस तरह फिरोशैन है या कोई जाली पेपर आपने इस्तेमाल किया, जर्मनी में कोई जाली पेपर आपने इस्तेमाल किया और आप पकड़े गए। बड़े लोग यहाँ पे फिरोशान लेके आते हैं, कोई पुर्तगाल से ले आया, कोई इटली से ले आया, कोई कहीं से ले आया। तो ये 3 साल कम से कम इसकी जेल है। जाली पासपोर्ट आप इस्तेमाल करते पकड़े जाएँ जर्मन,
तो 3 साल इसकी जो इस्तेमाल कर रहा है, जो बना रहा है उसकी नहीं, उसकी शायद ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है वो तो बड़ा काम कर रहा है, तो बड़े काम की बड़ी सज़ा होगी। तो ये जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, उनको क्या सज़ा होगी ये तो बाद का मामला है, लेकिन जिन्होंने इस्तेमाल किए, अभी उनकी पकड़-दकड़ शुरू होगी। जिन्होंने ये पासपोर्ट खरीदे, फिर इनके पास जो रकम आई, जो पैसा आया, ज़ाहिर है इतने पैसे आ गए, मगर जो बर्लिन में थे, वो तो मिलियन के हिसाब से उनके पास पैसे थे। ये तो 1.5-2 लाख यूरो मामूली केस है। तो जो लोग भी जर्मनी में रहते हैं, उनको मैं ये मशवरा दूँगा कि एहतियात करें। इसके साथ एक और भी मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि चंद दिन पहले एक ये जो आप बीआईएन्स करते हैं, वो सर्टिफ़िकेट पकड़ा गया और वो पुलिस ने जब पकड़ा है, तो उसके लिए नेशनलिटी या उम्र फिर वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, तो फिर पुलिस ने गिरफ़्तारी भी की और इसकी भी 3 साल जेल है। लेकिन जो आपके पास फ़र्ज़ करें, यहाँ पे ओपनथाट लामनस है, उम्र फिर है, कोई भी वीज़ा-शीज़ा है, वो भी ख़त्म, फिर आपको अपने वतन जाना पड़ेगा। ये जो जाली शराख कोर्स है, जो लैंग्वेज के कोर्स है, के सर्टिफ़िकेट है, इस पर काफ़ी देर से जर्मन जो गवर्नमेंट है, वो नज़र रखे हुए थे और ये भी बताया गया था कि लोगों को ये दिए गए हैं, ऑनलाइन भी चले हैं और वैसे भी चले हैं। और ये जो भी लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, फिर वो अपना मुश्किल तबाह कर लेते हैं। कभी भी यूरोप में ख़ासकर हम क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, मगर यहाँ नहीं चलता। कोई भी आपको लालच दे कि यार पैसे दे दो, मैं आपको ये बनवा देता हूँ, बीआईएन्स करा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, वो करवा देता हूँ, उससे बचें क्योंकि वो पकड़े जाना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल, 5 साल बाद जब भी साबित हो गया, जब भी साबित हो गया, उसी वक़्त आपकी नेशनलिटी भी ख़त्म हो जाएगी और वो आपका पासपोर्ट वापस ले लेंगे, फिर आपको अपने वतन जाना पड़ेगा। कोई भी जाली पेपर आप जमा करवाएँ, यूरोप की मैं बात कर रहा था। पिछले दिनों इंग्लैंड में एक मैंने आपको केस बताया था, गलत पेपर दे के नेशनलिटी ली, बच्चे पैदा हो गए, उन्होंने बच्चों को कहा जी इनको चलो मिल ही रहने दो, तो उनकी नेशनलिटी वापस ले ली। किसी अफ्रीका के मुल्क से तल्लक था और उसको फिर उसको कहा जाओ वतन आओ। तो जो भी कोई बंदा पेपर दे और वो जाली हो, चाहे वो आपको मैंने बताया है ये ज़बान का जो कोर्स है उसके पेपर हो, पासपोर्ट हो, कोई चीज़ भी हो, उसकी 3 साल आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जेलें ज़रा अच्छी हैं, खाना-पीना अच्छा मिलता है, सेहत का ख़्याल रखा जाता है, ब्रेकफ़ास्ट अच्छा होता है, फल-फ्रूट ये वो और वर्जिश वग़ैरह भी करवाई जाती है, मगर आपका रिकॉर्ड गंदा हो जाता है। जब ये वापस भेजेंगे तो 5-10 साल की स्टैम्प भी लगा देंगे, ताकि दोबारा आप इधर शक्ल ना लेके आएँ, अपनी उधर ही घूम करें कहीं और। तो ये जो लोग भी हमारे पाकिस्तानी प्रोग्राम देखते हैं, उनको मेरा मशवरा है कि कभी भी वो रास्ता अख्तियार ना करें, जिसकी मंज़िल किसी वक़्त भी आपको इधर-उधर ले जाए और बाद में आप खज्जल-ख़राब और ज़लील-ओ-ख़्वार हो जाएँ। होता ये है कि ये काम चलता रहता है, मकसद मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है, जब किसी का काम नहीं होता या किसी को पता चल जाता है, वो शिकायत लगा देता है और फिर आपको पता है जब शिकायत हो जाए तो जर्मन पुलिस तो फिर छोड़ती नहीं। यहाँ पे जो लोग जर्मनी में या यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि अगर पुलिस वाले किसी को रोक भी लें, तो फिर उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करते हैं, उसका अच्छी तरह उसकी जन्म कुंडली निकालते हैं कि ये कहाँ से आया, कहाँ गया और कौन-कौन से गलत काम किए और कौन से ये करने वाला है। तो ये मैं बता देता हूँ, कभी गाड़ी की कोई लाइट ख़राब हो, तो फिर वो मुकम्मल तौर पे से लाइट नहीं चेक करते रोक के पुलिस वाले, तो फिर और भी टायर भी चेक करते हैं, फिर उसके पेपर भी चेक करते हैं, फिर वो बंदे को भी चेक करते हैं कि ये कौन है। छोटी-सी बात पे भी एक अगर बंदा रोक लिया जाए तो फिर अगर उनके पास टाइम हो, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए तो अलग बात है कि वो भाग-दौड़ में पड़ जाएँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कवानीन बड़े सख़्त हैं और ऐसे कामों में इज़ाफ़ा भी होता जा रहा है। ये भी एक मैं चीज़ बता दूँ। ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है, आने वाले दिनों में
सुना है कि ऐसे ऐप मुतारफ़ कराए जाएँगे कि आपको फ़िरोज़शाह नहीं रखनी पड़ेगी, ये हाउसवाइफ़ वग़ैरह भी नहीं रखना पड़ेगा और कई सहूलतें भी आ रही हैं, लेकिन चेकिंग बहुत सख़्त है। ख़ैर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक ही टॉपिक है, इसराइल ईरान। अच्छा, अभी जो अपडेट आ रही है वो बड़ी हैरानकुन है कि 8 माह से कोई 10 माह से ईरान के अंदर से ही ये जो भी कार्रवाई डाली गई, जो भी ड्रोन वगैरह फेंके गए, मिसाइल जिस तरह वहाँ पे तबाही मचाई गई और 20-22 अहम शख्सियत जो हैं उनको दुनिया से रुखसत कर दिया गया। ईरान की इंटेलिजेंस कहाँ थी? ईरान के अंदरूनी हालात इतने कमज़ोर हैं कि उनको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सर महमूद होंगे, उनसे पूछेंगे क्योंकि इस वक़्त पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो ईरान पे हैं कि ईरान क्या करेगा? जी सर, क्या थोड़ा-सा बताएँ क्या चल रहा है इस वक़्त? देखा सर, बात ये है कि ईरान बड़े अरसे से निशाने पर था और अगर हमारे पिछले प्रोग्राम हमारे सुनने वाले देखे हैं तो हमने बहुत दफ़ा कहा, आपको याद होगा आज से कोई 15-20 साल पहले अमेरिका ने 5 ममालिक को बदी का महवर करार दिया था। उसमें लीबिया भी था, उसमें अफ़गानिस्तान भी था, कोरिया भी था और ये भी था, ईरान भी था और मुल्क भी थे। अब वो बारी-बारी उनके नंबर आते जा रहे हैं और ईरान के मामलात ये हैं कि देखें 2 चीज़ें हैरानकुन चीज़ें ये हैं कि ईरान चूँकि एक नेशन है, ताकतवर नेशन है, उनके अंदर में इत्तेहाद है और सदियों से ये मौजूद रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जैसे इस्माइल हानियों को मारा गया और वो बड़ा टारगेटेड जो है ना वो एक अटैक था उसका कि जिसने इस तरह के जो है मामलात उनको बहुत पेचीदा कर दिया था और जो माहिरीन थे इस तरह के मामलात में नज़र रखने वाले वो हैरान और परेशान थे। एक बंदा जो है वो उनका स्टेट गेस्ट था और उसके बाद वो एक कमरे में और बड़ी वहाँ पे जहाँ पे उनके जो सेंसिटिव तीन एरिया था वहाँ रह रहा था और उसको उन्होंने मारा है। उसके बाद पेजर हमला आपने देखा, फिर इस तरह का हुआ। अब दूसरी एक बात ये है वो कहते हैं जी 200 तैयारे हमारे आए हैं। अगर आप देखें तेहरान और तल अवीव का फासला पड़ता है 1600 किलोमीटर। इसका मतलब 3200 किलोमीटर वो तैयारे अंदर आए हैं, उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई डाली है और उसके बाद वापस गए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग एयरफोर्सेज का तल्लक है वो इस बात का यकीनन को जवाब देंगे या कमेंट करेंगे कि 1600 किलोमीटर 3200 किलोमीटर जहाज 200 जहाज चल के उनकी रिफ्यूलिंग का कैसे हुआ। और ये बड़ी हैरान कर चीज है। दूसरी पहली बात जो आपने की थी, देखिए जिस तरह यूक्रेन ने रशिया पे पिछले दिन हमला किया, रशिया के अंदर 4000 किलोमीटर अंदर जाके जो ड्रोन से मारा उनको, तो रशिया जो हालत जंग में भी था और उसके बाद इन्होंने उसकी जो इंटेलिजेंस बेहतर थी और वो एक बड़ी ताकतों के मुकाबले खड़ा था। अगर उसके अंदर एक कार्रवाई हो सकती है तो ईरान के अंदर चूंकि पहले भी कार्रवाई हो चुकी है इस्माइल हानी हुई, तो ये इतने बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इतना दूर आना, 200 तैयारों का आना और ईरान का जो रेडार सिस्टम, देखिए बदकिस्मती हमारी मुसलमान मुल्कों की यही रही है कि हम चूंकि आपस में तकसीम रहे हैं और आपस में अपनी आवाम पे जुल्म करते रहे हैं। ईरान के अंदर मामलात देख लें, इंसानी हकूक के मामलात देखें, बाकी मामलात देख लें, तो मेरे ख्याल में अगर उन सबको छोड़ के किसी अपने मुल्कों की दफा की तरफ जाते या कम अज कम ये जो बेमकसद जंगों में ये आपस में उलझे रहे सारी होना करते, आज ये वक्त ना देखना पड़ता। और ये एक ऐसा ये पूरी कौम जो है एक ऐसी नज पे पहुंच चुकी है कि जहां इसके पास आगे रास्ता कोई नहीं है और हदेरा अंदर है। सर मुख्तसर जवाबात दीजिए, ये 200 तैयारे इसराइल से नहीं आए, ये इराक के जो भी वहाँ पे हवाई अड्डे हैं बताया जा रहा है, वहाँ भी इन्होंने उनसे भी काम लिया है और जगह से भी लिया है। लेकिन वहाँ पे तो वो दनदनाते फिर रहे इस वक़्त ऊपर ईरानी फ़ज़ाइया पे देखा जा रहा है कि जहाज़ को पूछने वाला ही नहीं, उनको तो कोई चीज़ नहीं उनको। इससे तो बेहतर पाकिस्तान ने इंडिया ने हमला किया तो कुछ ना कुछ तो आगे से रिज़ल्ट दे लिया था ना। देखिए पाकिस्तान के पास दफाई निज़ाम था, पाकिस्तान के पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान के पास उसके बाद ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान के पास चाइना की टेक्नोलॉजी थी। तो पाकिस्तान चूंकि टेक्नोलॉजी सारी ईरान पे पिछले 30 साल से पाबंदियां हैं और जहां तक आपने कहा कि वो धरनाते फिर रहे हैं वो इराक से उठे, मेरा सवाल खड़ा करने का मकसद यही था कि यकीनन माहिरीन सवाल खड़ा करेंगे कि जहाज कहाँ से उठे और 3200 किलोमीटर कैसे अंदर आए हैं। तो यकीनन आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें जो है
इशारतन आपने पता है पिछले हफ्ते इम्तियाज गुल का एक कालम आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कुछ बातें भी की हुई हैं। और आने वाले वक्त में फिर ये जो लाडियां हैं मौलाना फजल रहमान का अमेरिका सफारतखाने में जाना और सारी बातें, ये बहुत सारी बातें बाद में आएंगी। यहाँ जो भी है असल में जिसकी गर्दन जो काटी जाएगी तो आप यकीन करें कि गर्दन छुरी तो किसी की होती है, लेकिन गर्दन पे पाँव रखने वाला अपना ही होता है। वो जब अफगानिस्तान में हुआ तो तब ईरान का किरदार हो सकता है, पाकिस्तान का किरदार हो सकता है, जब सदाम मारा गया, कदाफी मारा गया, बाकी जो मारेंगे। तो जब गर्दन पाँव जो रखा होता है ना, छुरी तो किसी के हाथ में होती है, लेकिन पाँव जो रखा होता है गर्दन पे वो किसी अपने का ही होता है। और यकीनन ही आने वाले वक्त में निकलेगा कि ये 200 त्यारे कहा किसकी से उठ के आए थे। सर एक बड़ी अहम बात है, ठीक है रूस के अंदर चला गया यूक्रेन, मगर ईरान के अंदर आप देखते हैं कोई बगावत आने वाले दिनों में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोग उसको पसंद नहीं करते। बड़े अरसे से जो इस्लामी कवानीन वहाँ पे नाफज हैं, लोग अब तंग आ चुकी हैं अक्सरियत, वो कहते हैं कोई खुली फजा हो। उसकी मिसाल में भाई साहब देता आपका बहुत आपने बड़ा बरवक्त और बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। देखें मैं और आप अगर देखें तो ये वही दिन थे 74 में, ये अगर अप्रैल मई और वहां से जब गांठें लगनी शुरू होगी, देखें उससे पहले जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक टोटल बड़ी शक्ल हुकूमत थी। और उसके बाद आप देख लें कि आज भी जो यूरोप में जिस तरह का फैशन जो है शायद उस बयार का नहीं है जो काबुल यूनिवर्सिटी में था। वहां पे उस हुकूमत को हटाने के बाद फिर वहां पे मजहबी हुकूमत लाई गई है। ईरान के अंदर आपको पता है कि शाह ईरान जो है वो शक्ल हुकूमत थी, उसको हटा के वहां मजहबी हुकूमत लाई गई। और ये जिस तरह की आप पाकिस्तान के अंदर देख लें कि उसके अंदर सेकुलर तो नहीं थी, लेकिन कम अज कम मजहबी आमांगी थी, बर्दाश्त थी, दूसरे फिरकों को जीने की आज़ादी थी, या उसको इबादत की आज़ादी थी, और कम अज कम ये है कि उनके असम्बली में नुमाइंदगी थी, उनको इदारों में नुमाइंदगी थी, और अपनी मेहनत के मुताबिक उनको जॉब भी मिलती थी। लेकिन ये गांठें लगाई गई थी, और वो सारी मिलकर किसने लगाई थी? इस्लामी वर्ल्ड ने लगाई थी। किसके इशारे पर लगाई थी? ये सबको मालूम है, जो बता जिससे तारीख का थोड़ा मुताला किया है कि किसके इशारे पे सारे इकट्ठे हुए थे और क्या हो गया था। वही गांठें उल्टी साइड से खुलनी शुरू हो गई हैं। अभी आपने जो बात की है वो एग्जैक्टली ऐसे होने जा रहा है कि ईरान की जो मजहबी रजीम है वो तब्दील हो जाएगी। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर रजीम तब्दील होगी, बशार असद जो है वो भाग के रशिया गया है, कजाफी जो है वो इंतहाई कसम परसी में मरा है, सद्दाम कसम परसी में मरा, ईरानी क्यादत कहाँ जाएगी? ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये होने जा रहा है। अब कोई इतनी बड़ी दूर की बात नहीं है, गोरिल्ला जंग चलेगी, लंबी जंग चलेगी, इतना ये नहीं होने लगा है। ईरान के अंदर चूंकि ईरान के अंदर जबर का निजाम था, ईरानी जहाँ पे हम यूरोपीय मुल्कों में बैठे हुए हैं, हमने देखा है कि ईरान के शहरी जो है वो किस हालत में, कैसे प्यादल, किस तरह से वो मुल्कों से भाग के निकले हुए। और कभी उनसे बात करें, उनका अपने मुल्क के बारे में देखें तो वो आपको बड़ी अच्छी आप तारफ करवाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये वहाँ अंदर जबर का निजाम वहाँ भी मौजूद था, मजबूत थी। देखें कितनी बच्चियों को उन्होंने वहाँ पे वो निकाब न करने में मार दिया गया है। अगर वो निकाब पे जोर देने से बजाय पाकिस्तान उसके ईरान के दफा पे नुकसान तवज्जो देते तो शायद ये हालात बनते उनके। तो यकीनन रजीम चेंज होगी, और सवाल ये पैदा होगा कि मजहबी क़यादत कहाँ जाएगी। और दूसरी बात जो मैंने की थी कि जो मजहबी क़यादत जो है वो जो दुनिया के अंदर जो मसलत की गई, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मसलत की गई थी, वो उल्टी साइड से खुलना शुरू हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से एक मुल्क ऐसा भी है कि जो अब वापस जाके वो पंजे गाड़ रहा है, दांत गाड़ रहा है, और ऐसे ऐसे लोग उसे पैदा किए हुए हैं कि जिनका नाम लेते हुए शर्म आ रही है। लेकिन ये चूंकि मुकाफात अमल होता है, जो वक्त का पहिया एक अपनी रफ्तार से चलता है, ये रफ्तार अब उल्टी साइड से चलना शुरू होगी और ये काम आने जा रहा है। अच्छा मुख्तसर जवाब दीजिए, चाइना को मदद करेगा, रूस करेगा ईरान की मदद इस वक्त? मेरा नहीं ख्याल कि मदद करेंगे रूस। देखिए रूस को यूक्रेन में उलझाया गया है। रूस का कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि कोई यूक्रेन जाकर उसको खाने लगा था। वो वहां पे आया, उसके बाद रूस की एक बड़ी मजबूत गिफ्ट थी, शाम पे थी। आप देख रहे कि बशार असद के साथ क्या हुआ और वो किस तरह रजीम चेंज हो गई। दूसरा मुल्क उसके पास ईरान था, बड़ा मजबूत मुल्क था, उसका वो नुमाइंदगी करता था वहां पे, वो उसके हाथ से निकलता जा रहा है। तो रूस खुद उलझा हुआ है, रूस जंग में फंसा हुआ है। जंगें ऐसे ही लड़ी जाती हैं, इतनी बड़ा उसका अंदर से नुकसान हुआ। दूसरी बात यह है कि इकानमी जो है वो देखें, आप जब रूस ने हमला किया था अंदर से, उसके अंदर भी बहुत बड़ी जो है वो वहां पे एक इंतशार पैदा हुआ था, लोगों ने उसको जो है वो एहतजाज किया था। यकीनन क्योंकि एक वहां पे और तरह की हुकूमत है, निजाम और है, कंट्रोल ज्यादा है, तो यकीनन वहां अंदर भी मामलात मौजूद होंगे। ईरान रशिया जो है वो खुद जो है वो अपने उसका गर्दन तक जंग के अंदर घुसा हुआ है या दबा हुआ है। तो वो ईरान की मदद जिस तरह का खाम ख्यालियां हैं इस तरह की भी होगी। खाम ख्यालियों का ये है कि हमारे वो पिंडी के पिंजर साहब, बड़े मशहूर पीर साहब हैं,
यकीनन आपने देखा उनका एक वीडियो क्लिप था बड़ा मशहूर कि जी 2023 में जो है वो फलां दिन जो है वो इजराइल जो सफा हस्ती से मिट जाएगा, तो वहां सफा हस्ती से वो मिटा गए थे और यूट्यूबर मिटाते जा रहे हैं। अमली तौर पे जो है वो हालात कुछ और तरह के और कुछ और सिनारियो बनता जा रहा है। ग्रेटर इस्माइल का जो था वो इसराइल का जो था ख्वाब वो लगता ही है कि वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है। जिस तरह का अभी ट्रंप साहब गए थे वहां पे सऊदी अरब, दुबई या कतर के दौरे पे, जितनी कमजोर उनकी हुकूमत थी, जितनी चापलूसी वो कर रहे थे, जो जो उन्होंने किया है, मेरे ख्याल में उसके बाद तो अरबों से आप किसी भी किसी अच्छाई की तवक्को रखें या किसी मज़म्मत की तवक्को रखें, या बस है। अच्छा, ये अमेरिका ने कन्फर्म कर लिया है कि ईरान के पास एटम बम नहीं है और यही वजह है कि वो खुलकर इसको जिस तरह निशाना बना रहे हैं। आप देखते हैं कि कोई एटमी ताकत नहीं है ईरान? देखें, उन्होंने जो इदारा है उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट की है इसने, लेकिन ये है कि हमारे पास सदियों में पुरानी कहानी है कि वो नहर के नीचे से पानी पी रहा था, उसने कहा कि तुम पानी खुदला कर रहे हो। तो जब उसने पौधा बनाया तो उनके पास 1000 रास्ते मौजूद हैं। जब ईरान के पास आई कुश्ती, उसको उन्होंने बना दिया ईरान, तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न किसी में मौजूद था। और जो रात को हमले हुए हैं, ये अलग बात है कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो कहीं पे एटमी धमाका कर सकें, लेकिन ये है कि कम अज कम वहाँ सिस्टम मौजूद था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था जो रात को तबाह किया गया है। तो बहरहाल अमेरिका सुपर पावर है, उसे जो मर्जी इल्जाम लगाना है और जिसकी जो FIR काटनी है उसके लिए इशू नहीं है। और ऐसे ही है, बहुत सारे मुल्कों में ऐसे ही है कि वो पकड़ते हैं, बाद में FIR काटते हैं, और जो कुछ कहता है FIR काट से आती है। तो इसी तरह दुनिया के अंदर FIR ताकतवर जो है वो FIR काटता रहता है और उसके बाद फिर उसी ट्रायल देता है, उसकी सजा भी हो जाती है। अच्छा, ईरान ये धमकी लगा रहा है कि जो अमेरिका के अड्डे हम तबाह कर देंगे, सुबह तक कोई रिजल्ट आएगा? देखें, ईरान हमला तो करेगा वापस। देखें, उसके पास रात को जो हमला हुआ उसमें सुना ही है कि उसकी मिसाइल जो इंस्टॉलेशन थी वो तबाह हुई है, लेकिन बहरहाल वो हमला करेगा। लेकिन बात वही है कि 1800 किलोमीटर दूर जो है वो जाके हमला कर रहा है। 3-4 मुल्क बीच में आते हैं, उसके बाद इतना जब स्पेस आता है तो आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं। देखें, अगर स्पेस कहीं पे 5-7 मिनट का हो तो आप वहां से इंटरसेप्ट नहीं कर सकते होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है चूंकि स्पेस है बीच में, इंटरसेप्ट अच्छा, हो जाता है। ये दूसरी बात यह है कि उसकी देखें 3 जनरल, 5 बड़े साइंसदान, और उसके बाद अभी 10 मिनट पहले खबर आ रही थी कि आयतुल खamenei है, उन पे हमला हुआ लेकिन वो भाग निकले हैं। तो जब अपने पे गोले पड़ रहे हो और उसके अंदर जब जिस तरह रात को क्लप्स हो गया सारा सिस्टम, उसके बाद संभलना और हमला करना, बयान देना, तो मैंने कहा कि बयान तो तालिबान भी मारा जा चुका है, इसराइल भी फतह किया जा चुका है, वो तो बयान तो दिए जाते रहे होते हैं, लेकिन अमली तौर पे मुश्किल है। चूंकि गुरिल्ला जंग हो तो फिर उसमें कहा जा सकता है, लेकिन गुरिल्ला जंग नहीं, चूंकि जंगों की हैसियत तब्दील हो चुकी है और उन्होंने तोड़ फोड़ करनी है और 8-10 दिन लगाने हैं, उसके बाद रिजीम तब्दील करनी है। तो फिर ये है कि ये सारे भागते फिरेंगे, तो ये ऐसा कुछ आने जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। उर्दन मुसलमान मुल्क वो अपना रोक रहा है उसके मिसाइल, उसके ड्रोन, और इस्लामी ममालिक की जो इस वक्त हालत है वो आप सबके सामने है। मेरा ख्याल है कि इसके बाद पाकिस्तान का भी नंबर है और हो सकता है अभी सऊदी अरब भी हो। और ये आप मत भूलें, आपके ज़हन में भी नहीं था, जो लोग बड़े कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता पाकिस्तान को, ये सऊदी अरब जी अमेरिका का साथी है। आपने ट्रम्प के जो 4 माह भी नहीं मेरा हाल हुए, उसके जो हालात हैं, उसका माइंड जो चेंज होता देख लिया, किस तरह उसने यूरोप के साथ आंखें फेर ली, किस तरह रूस के साथ तल्लुकात बना लिए। हर चीज़ जो है ताकतवर लोगों के पास होती है और मुसलमानों की बदकिस्मती है कि गद्दार घर में मौजूद है। दूसरी जो अहम बात है कि जिस तरह मज़हब को लोगों के ऊपर मुसल्लत किया गया ज़बरदस्ती। मैं ईरान में 85 में, शायद हाँ 85 में ईरान में मैं 1 महीना रहा था। तो एक बस में सफ़र कर रहे थे, एक ख़तून थी, लड़की थी, उसका जो सर पे दुपट्टा था वो नीचे गिर गया, तो कनेक्टर उसे नाराज़ हो रहा था कि अपना दुपट्टा सर पे लो। आज़ादी ख़त्म की गई उस मुल्क में, लोगों के साथ जुल्म किया गया मज़हब के नाम पर। यही हालत पाकिस्तान में भी हो रही है और जहाँ पे भी आप सख्ती करेंगे फिर वो लोग दूसरे ममालिक में आके ज़िंदगी जो है वो अपनी जो है वो गुजारते हैं। मैं ईरानियों के साथ बड़ा अरसा यहाँ पे जर्मनी में भी रहा हूँ। वो यहाँ पे सूर शराब हर चीज़ खा जाते थे, अपने मुल्क के वो ख़िलाफ़ थे और वजह यही थी कि वो कहते थे कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है।
मैं एक लतीफ़ा भी इसमें सुना देता हूँ। एक मेरा दोस्त है ईरानी, तो वो इसी तरह कोई सूअर खा रहा था, तो मैं मुझे कहने लगा कि खाओ आप भी। मैंने कहा नहीं, नहीं मैं नहीं खाता। तो कहता क्यों? मैंने कहा ये हराम है। कहता ऐसा करो शोरबे के साथ खा लो, वो जो उसके अंदर शोरबा था। तो मुझे आज तक वो बात नहीं भूली। जो आखिर पे बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि ईरान के अंदर सिस्टम कंट्रोल में नहीं है, और ये सब कुछ अमेरिका और इसराइल ने पहले पता करवा लिया। उसके बाद जनाब ये सब कुछ हुआ है। ईरान के अंदर ऐसे लोग ईरानी मौजूद हैं जो बिक गए हैं। अगर उर्दन बिक सकता है, इराक, शाम, जो भी ममालिक हैं वो बिक सकते हैं, तो ईरान के अंदर भी। और मैं फिर आखिर पे कहूँगा कि मुसलमानों की तारीख बड़ी पड़ी है। आप कोई भी दौर निकाल के देख लें, गद्दार हर दौर में मौजूद थे। और ये जो हमने मज़हब के नाम पे लोगों पे जुल्म किए हुए हैं, इसकी वजह से भी अवाम तंग आ जाती है। अवाम आज़ादी की सांस लेना चाहती है, मज़हब में जबर नहीं है। और जहाँ भी मज़हब में आप सख्ती करेंगे लोग बागी हो जाएंगे। यूरोप में आप देख लें, मुसलमान यूरोप में आके रहने को तरजीह क्यों देता है? लाखों लोग यूरोप में रहते हैं, मगर ये जैसे ही उन ममालिक में जाते हैं तो इनके दिमागों के ऊपर फिर वही भूत सवार हो जाता है। मजहबी जो होता है, इबादत वही है जो आपका दिल चाहेगा तो आपने करनी, नमाज वही है जो आपका दिल चाहेगा और दिल से पढ़नी है। ज़बरदस्ती में किसी को नमाज नहीं पढ़ा सकता, ज़बरदस्ती में किसी को मुसलमान नहीं कर सकता। तो ये जो ज़बरदस्ती का इस्लाम चल रहा था, उसके ये नताइज हैं जो आपको अभी मिल रहे हैं। तो अभी पार्टी शुरू हुई है। मुझे दिली तौर पर बड़ा दुख है, मैं आपको बता रहा हूँ। अफ़सोस हो रहा है मुझे मुसलमानों की हालत पे। मुझे तो इंसानों की हालत पे भी अफ़सोस हो रहा है कि चाहे वो यूरोप में है, चाहे कोई भी मुल्क है, ऐसे हथियार हमने बना लिए एटमी, कि जिससे मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में अगर कोई बचत हो जाए तो खुशकिस्मती हमारी। यहाँ पे मज़हब की बात नहीं है। मज़हब के नाम पे जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, वो कई सौ साल गुज़र गए, मगर लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। इंसान ख़त्म होता जा रहा है, और मज़हब का आपको पता ही है जो हाल हमने किया हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईरान से कहा है जी कि आपको बहुत मौके दिए कि आप हमारे साथ मुआहदा करें, मगर आपने नहीं किया। आपकी तरह जो पहले बड़े ममालिक बहादुर बनते थे, उनको भी हमने ख़त्म कर दिया। इशारा उनका यही था कि अब आपकी भी बारी है और छोड़ेंगे नहीं आपको। इसराइल ने कहा कि हमले चलते रहेंगे। कई ईरान के शहरों से ये खबर है कि वहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह और भी इलाके हैं जहाँ पे बमबारी की गई है। हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या देख रहे हैं इन हालात को। सर क्या देख रहे हैं? ये तो ईरान को इन्होंने घेरे में ले लिया है। जी फराज सर, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये एक बहुत बड़ी खबर है, बल्कि यही समझिए कि तबाही की खबर है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया, तो ये तो अमेरिका और मगरिब के मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ कि देखिए ट्रंप उसको बातों में लगा के नहीं, आज सुबह तक तो वो ये कह रहा था कि नहीं ये हम तो मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैं यही समझता हूं कि अब समझ ले कि इस खित्ते की तबाही शुरू हो गई। इसके जो असरात है ये पूरे मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया तक आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका, उनके टॉप लीडरशिप जो आर्मी की और उसके बाद जो उसके साइंटिस्ट। तो मुसलमान मुल्कों में तो इतना जरूरत नहीं है कि वो उनको जवाब दे सके। लेकिन इसमें अभी सर मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर दूं कि इसमें अब चाइना और रशिया बराह रास्त कूदेंगे, एवं नॉर्थ कोरिया। पिछले दिनों बल्कि महीना कुछ पहले अगर आपको याद हो, इसी तरह जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी उसमें भी यही इजराइल मुलविस था, उसमें ये इंडिया की जंग नहीं थी। दरअसल इसराइल के कुछ मकासद थे पाकिस्तान के अंदर, उसको हिट करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने इसको थोड़ा सा रोक लिया, लेकिन बचे गया कोई भी नहीं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, मैं आपसे कुछ सवालात भी करता जाता हूँ छोटे छोटे। आप देख रही हैं कि जिस तरह
ईरान के ऐसे लोग मारे गए हैं, कोई गद्दार भी तो इनके अंदर मौजूद है, जो इनको इत्तला बाकायदा तौर पर वहाँ पे मिल रही है। ये भी खबर है जब ऊपर से हमला हुआ तो नीचे गोलियाँ भी चली। तो ईरान के आपस के जो लोग रहते हैं आपस में, उनमें भी इख्तिलाफ़ात देखते हैं आप? देखिए सर, बिल्कुल इसमें तो मतलब है कि वो ये तो हो ही नहीं सकता। हालांकि ईरान के पास दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इसके पास अपनी बावर 373 है, रशिया का S-300 है, S-400 है, एवन यहाँ तक खबर आई है कि उसके पास चाइना का HQ-19 भी है। पहले ये सारे रडारों को जाम कर दिया गया था, उसके बाद ईरान के अंदर से उनको ग्रीन सिग्नल मिला कि भाईजान आप लोग आइए, हम लोगों ने इसके रडार जैम कर दिया, इसका डिफेंस सिस्टम जैम है, यू कैन स्ट्राइक। 200 जहाजों के साथ उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ईरान के अंदर ही कुछ गद्दार बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात सर ये है कि अब ये थोड़ा अगर हम लोग इसको और नजर से देख लें तो आपका क्या ख्याल है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाए तो ये तेल की कीमतें कहां जाएगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाए तो तेल की कीमत कहां जाएगी? जहां तक मैं समझूं 300-350 बैरल पर मतलब है कि ये डॉलर का पर बैरल हो जाएगा। ये बात लिख ले। दूसरी बात ये, इसी से बाकी मुल्कों में भी खाना जंगी फैल जाएगी तो और बताया जाएगा, लोग क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे, गुजारा नहीं होगा। तो जाहिर बात है इस रीजन में यही इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि इस अगर गोली से न मार सके, चलो उसको इकोनॉमिक तौर पर इसको इतना कमजोर करें कि ये खुद एक दूसरे का खून पीना शुरू कर दें। इसके लपेट में इंडिया भी आएगा, इसके लपेट में पाकिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश, पूरा मिडल ईस्ट, कोई भी नहीं बचेगा। तो ये बहुत बड़ी तबाही आज हुई है और इसका जो साथ देने वाले हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अपने लोग हैं जो मुसाद में शरीक है, जो मुसाद के साथ काम कर रहे हैं। वरना इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कोई भी चीज को हिट नहीं कर सकते जब तक आपके पास सही ह्यूमन इंटेलिजेंस ना हो। ये होगा। दूसरी बात अगर हम दूसरी साइड से देख लें तो अब रिटेलिएट तो ये करेगा, ईरान भी इतना कमजोर नहीं है कि जवाब ना दे सके। जवाब तो ये देगा और बेहतरीन जवाब देगा। अब सुबह से जिसने मतलब 100 ड्रोन मारे ये सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं। इसका जो फाइनल स्ट्राइक होगा ना ये बहुत खतरनाक होगा। आप देख रहे हैं कि कोई एटमी हमला होगा? बिल्कुल सब, बिल्कुल। इसमें ये जो ईरान का एक पॉलिसी है सर, मैं खुद वहीं पे जा चुका हूं, ये पिछले दिनों मैंने विजिट किया तो वहां का इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये अलग है, इनका जो स्टोरेज है ये एक ऐसे जगह पे है जो किसी को भी पता नहीं। ऐसा सामान अभी भी उसके पास मौजूद है कि वो इसराइल को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये खिते के हालात जितने भी है ना सर, इसमें अभी कोई भी गुंजाइश नहीं कि हम कहें कि यार अभी अमन और सलामती आ सकती है, क्योंकि ये एक होल्डा अमेरिका ने पाला हुआ है। पहले फलस्तीन को मारा, लबनान को मारा, यमन को मारा, आज ईरान को मारा। तो आपका क्या ख्याल है कि बाकियों को ये छोड़ देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब की बारी भी आएगी। सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब की बारी तो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सऊदी अरब तो उनके साथ मिला हुआ है। आज भी जब ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुआ तो मेरे सोर्स के मुताबिक मैंने बाकायदा लोगों से वहां रब्ता किया, यमन के बॉर्डर के करीब, आप सर ये यकीन करेंगे, जजान और नजरान का जो इलाका है इसके ऊपर सऊदिया के F-15 ईगल और साथ में जो है ना जो मजीद इनके पास तो फाइटर जेट है, इनने पेट्रोलिंग शुरू कर दी कि यमन इसराइल के ऊपर स्ट्राइक ना करे। ये कंफर्म जरा ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, कंफर्म। अच्छा सर ये बताइए कि पाकिस्तान पे हमला भी होगा, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये पाकिस्तान को छोड़ने के कोई चांसेस नहीं है। अभी ये जो नमूना है वो शहबाज ये चपरासी ये और वो चौधरी निजामुद्दीन अमेरिका गए हैं, साथ में वो नानी भी गई है। ये किस मकसद के लिए गए? ये इसी मकसद के लिए गए थे। ये जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक होने का होता है, इससे पहले देखिए कल माइकल कोरेला जो सैनकॉम का चीफ है उसने ये बयान दिया था कि भाई पाकिस्तान तो हमारा बिल्कुल फिनोमिनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्यों स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? क्योंकि उनको इसी एतमाद में लेना था कि भाई ईरान के ऊपर स्ट्राइक होगा, आप लोग खामोश रहोगे। आज पाकिस्तान कुछ बोले या ना बोले, इनकी बोलने या ना बोलने से क्या होता है? हाँ,
और मैं आपको मालूमात में जो है ना इजाफे में एक और भी बात करूँ आपके नॉलेज के लिए, ये भी कंफर्म जरा से मुझे पता चला है कि नूर खान एयरबेस जो है ये अमेरिकन के पास है अभी। नहीं तो नूर खान एयरबेस अमेरिकन आर्मी के पास है। अच्छा, ये तो आपने नई खबर दी है, मगर इससे तो सर इसके तकरीबन कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो जब वहां पे पाक आर्मी के कुछ नौजवान थे एयरफोर्स के थे, तो अमेरिकन से उनके ऊपर गन भी तान लिए थे कि भाई नाउ दिस इज अंडर आवर कंट्रोल, अब ये हमारे कंट्रोल में है। नहीं तो इसका मतलब फिर अमेरिका इसीलिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था कि बहुत जबरदस्त कंट्री है। तो सर मैंने आपको बता दिया ना कि माइकल कोरेला ये वो बंदा है जो अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट यानी सेंट्रल एशिया से लेकर मिडल ईस्ट तक इसको एक एक चीज का पता है, इसी वजह से इसको सैनकॉम का चीफ भी बना दिया। कल जो वो मतलब है कि दुनिया के सारे चैनल्स के सामने आके ये बोलता है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, इसका क्या मतलब है? और वो भी ऐसे मौका पर जो उनको पता था कि आज रात या कल सुबह ईरान के ऊपर हमला होने वाला है। तो ईरान को क्यों नहीं पता था कि हमला होने वाला है? सबको पता था, तो ईरान को सब पता था, ईरान को सब पता था सर, लेकिन ईरान की मैं बोला ना कि ईरान के सारे जितने भी डिफेंस सिस्टम थे इसको जैम कर दिया गया था, जिस तरह वो इंडिया का S-400 पाकिस्तान और चाइना ने जैम किया था उधमपुर में। लेकिन वो तो बार बार हमले कर रहे हैं, अभी भी पता चला कि नए हमले जारी है। सर उनको 100% पता था, जब उन लोगों को ये भी पता था कि अभी वहां से उड़ान हो गया है, उर्दन और इराक का एयर स्पेस क्रॉस करके ये यहीं पे आ रहे हैं, उसकी बाकायदा रास्ते में रिफ्यूलिंग भी हुई थी। अमेरिकन बेस है इराक में सबसे बड़ा, वहां पे इस जो अमेरिकन एरियल टैंकर्स है उसने इनके जहाजों को तेल भी दिए थे, फ्यूल भी प्रोवाइड किया था। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। जी सर। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक एक जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये लेके ये कंफर्म खबरें हैं सर, ये ऐसे मुंह बोली खबरें नहीं है कि इनका पहला पूरे सिस्टम को जैम कर दिया था, फिर नीचे वहां पे एक फाइट हुई है, उसके जो ऑपरेटर्स थे उनको भी मतलब है कि उन लोगों ने गोलियां मारी थी जो डिफेंस चलाने वाले थे। उसके बाद बाकायदा स्ट्राइक हुई है, ये स्ट्राइक इसीलिए इतना कामयाब हो चुका है। दूसरी बात ये, इसमें बहुत सारे अरब ममालिक मुलविस है, स्पेशली इसमें जो नाम आता है जॉर्डन है, सीरिया है और अपना सऊदी अरेबिया है, क्योंकि जैसे हमला हुआ हमले के फौरन बाद सऊदी के जितने भी मतलब के फाइटर जैसे सारे यमन के बॉर्डर पे आ गए। मैंने आपको शहरों का नाम भी बताया था, नजरान, इस जो पूरा रीजन है इसके ऊपर जो है ना वो यमन के बॉर्डर पे मुंडला रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे कि कहीं हुतीज जो है ये इजराइल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक ना कर दे। अब स्ट्राइक तो बहुत सारे होंगे, देखिए ईरान इतना कमजोर नहीं है, सीरिया में इसका बहुत बड़ा मलेशिया बैठा हुआ है, इराक में इसके है, इसके पास हुतीज है। आपका मतलब कि अब ये जंग जो है ये रुकने वाली नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी ये अभी खिते की जंग हो गई ना। चलें, बहुत शुक्रिया सर, पूरे खिते में ये जंग छिड़ गई। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर। नाज़रीन, बातें काफ़ी वजन रखती हैं, इतने आराम से ये हालात अब ठीक नहीं होंगे, मगर गद्दार घर में मौजूद है। मुसलमानों का बेड़ा गर्क हुआ शुरू से इत्तेफाक नहीं, शुरू से इसी तरह। आप पिछली आप अगर हिस्ट्री निकाल लें, सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के दौर निकाल लें या कोई भी निकाल लें, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि गद्दार घर में मौजूद होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब से पूछेंगे जो इसराइल ने हमला किया, ये क्या कहते हैं इसके बारे में? सर क्या कहेंगे? मुबारक साहब, ये देखें, ये इसराइल ने बहुत दिनों से एक वो मैसेज दोहरा रहा था कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा, और अमेरिका जो था, अमेरिका ने 2-4 दिन पहले आपको पता है जो न्यूज में आया कि उसने अपने तमाम शहरियों को मिडिल ईस्ट में से निकलने या उधर ना जाने के लिए वार्निंग दी थी। तो ये एक खिचड़ी तो पक रही थी ना। अभी ईरान जो मुसलमानों की टर है, ये मुबारक साहब याद रखें, मुसलमानों की टर इनको हमेशा मारती रही है। ईरान के ऊपर कितने हमले हुए, इसके कई जनरल, इसके
बड़े बड़े साइंसदान, उधर आप देखें फलस्तीन के लीडर्स, उधर हिजबुल्लाह के लीडर्स, ये सब इसराइल ने मारे हैं ना। तो इनको यहाँ इस मुल्क के अंदर आके उन्होंने हिजबुल्लाह का लीडर मारा था। अभी ये देखें कि ये मुसलमानों का जो दिमाग है, ये कितना, मैं कहता हूँ नालायक तरीन लोग हैं ये, कि जब पता भी है कि इसराइल वार्निंग भी दे रहा है कि मैं अटैक करूंगा, फिर इनके जनरल एक ही घरों में रहते हैं, इनके साइंसदान भी उन्हीं घरों में रहते हैं, और भी जो इन्होंने कोई अपना बंदोबस्त नहीं किया, ना एटमी साइट्स के ऊपर, ना मिसाइल साइट्स के ऊपर, ना बॉर्डर एंटर होते हुए कोई इनकी कोई सर्वेलेंस के लिए कि जहाज आ रहे हैं। ये सब चीजें हुई हैं मुबारक साहब, ये हैरानगी की बात है। यानी हम बातें कितनी करते हैं और रिएक्शन क्या है मुबारक साहब। इन्हीं बातों के अंदर एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ। इंडिया के वज़ीर खारजा ने 2-4 दिन पहले एक बयान दिया है, ये याद रखें। उसने बोला कि अभी हम पाकिस्तान के अंदर जाके मारेंगे उनको। ये जो ईरान में हुआ, ये याद रखें कि ईरान में जो कुछ हुआ इसराइल ने किया। कल इसराइल आपके ऊपर भी अंदर जाके जो उसने बयान दिया कि हम पाकिस्तान को भी मारेंगे, ये पाकिस्तान को अभी होश में आना चाहिए कि हम अंदर जाके मारेंगे। ये अंदर जाके मारना, ईरान के अंदर कोई मिसाइल साइट नहीं छोड़ी उन्होंने कुछ, और उनके जनरल को मार दिया, सरदारों को मार दिया। तो ईरानी क्या कर रहे थे जो इतनी टर्रे मारते हैं, हमारे पास ये, हमारे पास वो, हमारे पास वो। जब बॉर्डर से जहाज क्रॉस करते हैं, अगर आपके पास सिस्टम भी लिया हुआ है आपने, वो ट्रैक नहीं कर पाता। आपके साइड्स के ऊपर भी आप उनकी डिफेंस के लिए कुछ नहीं रखा हुआ, और वो सारे संस्थान भी बर्बाद है। घरों के ऊपर भी तुमने क्यों सारे जनरल इकट्ठे रखे हुए हैं? जैसे ज़ियाउल हक सारे जनरलों को अपने अंदर घुसेड़ा था उसने, तो 17 जनरल मरे थे। तो आप बताएं मुझे कि ये मुसलमानों की जो नालायकी है, ये उनके कुंद ज़हन लोग हैं, ये तभी मार खा रहे हैं। वरना अकल होती तो जो जिस तरह इसको मार पड़ी, अपने लोग आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर देते और उधर पक्का डिफेंस सिस्टम होता, बॉर्डर के ऊपर मिसाइल लगे होते, तो फिर ये शायद इसराइल ना हमला कर पाता। तो मुबारक साहब ये देखें, ये उसने 200 जहाज कहता है मैंने इस्तेमाल किए हैं और 5 हमले किए हैं, यानी 5 टर्न लिए उन्होंने जहाजों ने, और आके मारते रहे, और ये सोए हुए थे खा पी के। तो ये चीजें तो फिर होती है। अभी ईरान कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हमने पहले भी सुने हैं और आपको भी पता है। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात है। जब मैंने भी ये खबर सुनी कि इतने लोग जो है इम्पोर्टर वो मारे गए हैं, तो वहाँ से मुझे भी पता चल गया कि अकल से पैदल लोग हैं, इनमें अकल भी नहीं है। और जिस तरह अभी आपने कहा कि तमाशबीनी में बड़े खुश रहते हैं, ये डांस मांस भंगड़े ये वो ये, तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसराइल और भी खतरनाक हमले करेगा। बिल्कुल मुबारक साहब, ये याद रखें, इसराइल इनकी हर वो चीज अभी तबाह करेगा जहां जहां उसको है कि इनका ये यहाँ पे दुकान चल रही है, यहाँ पे दुकान चल रही है। जैसे हमारी दुकानें चली हैं, फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल, रात दिन लगे फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल। तो इंडिया का वो बयान जो मैंने दोहराया अभी, ये पाकिस्तानी कौम अगर टिक्के कबाब खा के ना सोई हुई, तो फिर इंडिया के वजीर खारजा ने ऐलान पहले कर दिया है। इसी तरह इसराइल ने ऐलान किया था 5-10 दिन पहले कि हम अचानक हमला करेंगे, और उन्होंने कर दिया। कोई आपके लोग कौन रोकेगा उसको? आपकी यूनाइटेड नेशन क्या रोक पाएगी? पहले भी आज तक जो कुछ हो रहा है फलस्तीन में इधर उधर, वो कौन रोक पाया? बाकी क्या रशिया या चाइना या ये बाकी ममालिक को रोक पाएंगे? नहीं। मुल्क अपना दफा खुद ही करते हैं, और उनको 24 घंटे होश में होना चाहिए कि मेरे ऊपर अगर अटैक हुआ तो उसके मैं क्या डिफेंस करूंगा, किस तरीके से करूंगा। अगर तुम अपने बंदे ही नहीं बचा सकते, एक ही जगह के सेड़े हुए सारे, और साइंसदान भी एक जगह के सेड़े हुए हैं, तो उनको तो आसान है ना टारगेट, तो वो तो आसानी से हमारा एक बम मारा सारे उड़ा दिए। तो ये जब चीजें मुसलमानों का टने जो मशहूर है, हमारी टने मार मार के फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल, तो अगर इसी तरह अटैक वो पाकिस्तान पे कर देता है, मुबारक साहब किसी को क्या पता है कौन क्या प्लान कर रहा है। और इंडिया के वज़ीर आज़म ने एक हिंट दिया है, सिर्फ उसके वज़ीर खारजा ने हिंट दिया कि हम अंदर जाके पाकिस्तान को मारेंगे। ये इसके अंदर बहुत बड़ा वजन है। और ये अगर हमारा तो जश्न ही नहीं खत्म हो रहा, हमारा तो जश्न ही नहीं खत्म हो रहा, हमारे तो बोर्ड ही नहीं खत्म हो रहे, सड़कों पे बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, ये कर लिया। लेकिन अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा ईरान के बाद, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की भी बारी है, और इससे भी जो ये हर वक्त धमकियां देते हैं कि हमारे पास एटम बम है और हम ये करेंगे वो करेंगे।
अंदरूनी तौर पे इसे भी कमजोर किया जाएगा? देखें, जब मुबारक साहब अंदर से मुल्क कमजोर होते हैं तो फिर वो मार खाते हैं। अभी पब्लिक के पास तो एटम बम नहीं है, ये तो फौज के पास है, और फौज के अंदर वो खुशियां मनाई जा रही हैं फील्ड मार्शल की, और जबकि उसने पैसे का काम नहीं किया। और वो अमेरिका जा रहा है, फील्ड मार्शल अमेरिका के लिए चला गया या जा रहा है, तैयारी पकड़ रहा है? अब देखें कि मुबारक साहब अमेरिका ने बड़ी होशियारी से 2-4 दिन पहले ये जो बताया था ना, ये कितना बड़ा एंड था जब अमेरिका अपने लोगों को कहते हैं मत जाओ, निकल आओ। ये क्या एंड था? अगर इनके अंदर अकल होती, सोचते कुछ होने वाला है ना, तभी तो वो अपने बंदूक को निकाल रहे हैं बाहर से, जाने के लिए मना कर रहे हैं। अभी इसराइल आप देखें कि इसराइल ने 10 दिन पहले से वार्निंग दी हुई है कि मैं अचानक हमला करूंगा। फिर ये भी अखबारों में आया कि उसने अमेरिका को बता भी दिया कि मैं हमला करूंगा, तभी जब उसने जाकर अपने बंदूक को रोकने के लिए बात की। अभी देखें कि मुबारक साहब एक बात याद रखें, जनरल हमीद ने आज से बहुत साल पहले एक बात की थी कि ये ईरान, अफगानिस्तान ये सामने रखेंगे और एंड के ऊपर ये पाकिस्तान को मारेंगे। ये याद रखें, इसराइल और अमेरिका, और इस तरह को उसने एक बयान दिया था, वो आज भी स्टैंड करता है कि पहले ईरान को मारेंगे, फिर अफगानी को तो उन्होंने मार दिया पहले, वो तो घुस गए, तो अभी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तो बॉर्डर है ईरान के साथ, अगर वो ईरान के पूरे एरिया के अंदर इसराइल जा सकता है तो पाकिस्तान के क्यों नहीं जाएगा? पाकिस्तानी भी तो टिक्के के बाद खा के सोए होते हैं ना रात को। तो ये चीजें जो है, ये मुबारक साहब, ये पता लगता है आप कितने ज़हीन है, कितने आप मुल्क के बचाने के लिए ध्यानदार हैं, आपके पास क्या सिस्टम है, क्या वो जाग रहा है या सोए हुए खा के। तो ये ईरान की ऊपर अटैक, उसने ये बोला कि ये पहला अटैक है। अभी 2 हफ्ते उसने ये बोला है, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने, 2 हफ्ते ये जंग रहेगी और हम इनका कोई चीज भी, जहां हमें शक है कि इनकी दुकान वहां पे अंदर चल रही है, उसको हम तबाह कर देंगे। इसके बाद आप देखें मुबारक साहब, ये एक हिंट है बहुत बड़ा। इसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ और हमारे टारगेट्स हैं जो हमारे लिए खतरा है, हम उनको भी तबाह करेंगे। ये क्या बात है, कुछ और टारगेट्स, ये पाकिस्तान आता है मुबारक साहब, ये याद रखें। अच्छा सर, रूस कोई किरदार अदा करेगा या अभी वो अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ है? जी, ये जरा प्लीज। मैंने कहा रूस कोई किरदार अदा करेगा इस जंग में या वो अपने स्यापे में पड़ा हुआ है? ये ट्रंप की बात तो पता नहीं मुझे मुबारक साहब, ये ट्रंप नहीं, मैं रूस की बात कर रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही? रूस की बात कर रहा हूँ, पुतिन। मुझे सही आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात हुई है। चले, हमारा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ओके जी, मेहरबानी। ये जनाब, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो बात अभी सर ने कही कि पाकिस्तान को भी घेरे में लिया जाएगा और किस तरह ये घेरा डाला जा रहा है, वो जिन लोगों को अक्ल थोड़ी सी है उनको मेरा पता चल गया है, लेकिन क्योंकि मुसलमानों में वाकई अक्ल की कमी है। दौलत देख लें, आपको दुबई में भी नज़र आएगी, सऊदी अरब में नज़र आएगी, लेकिन अक्ल कहीं पे नज़र नहीं आएगी। अक्ल का नामो निशान नहीं दूर दूर तक, सारा दिन बस लगे हुए हैं। और जिस तरह ये सोचते हैं कि हालात बदलेंगे, उस तरह मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन आप देख लें कि बदल के हर चीज़ में, जब तक आप के पास अब अक्ल जो है वो यूरोप के पास है, इसराइल के पास है, चाहे आपके पास पैसा है, अरब ममालिक कुछ ऐसे हैं, मगर बड़ी सी तो गरीबों की है। लेकिन सवाल वही है कि जब आपको पता हो हमारे ऊपर हमला होना, तो हम एक ही जगह, एक ही शहर में, एक ही इलाके में अपने ज़रूरी बंदे इकट्ठे करके बिठा दें, तो यहाँ से फिर मेरा ख्याल है कि जो जंग आपने जीतनी है उसका अभी से आपको पता चल गया। बाकी बातों से ज़्यादा आप कुछ ना कुछ मारते रहते हैं, जीतते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।